होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के कुछ हिस्सों को हटाकर वहां अपना मटेरियल लगा देता है। जब वायरस दूसरे सेल पर अटैक करता है तब वो इन मिक्स जीन्स को उस होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह से वायरसेस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वो कई अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। हो सकता है कि उन सभी अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ या होस्ट सेल की मौत हो गई, पर अगर लाखों में एक इंजेक्शन भी कामयाब रहा और उससे जीन्स में बदलाव हुआ तो वो बच गया होगा और उसने फिर और रिप्रोड्यूस किया होगा। शायद ये वायरली एनहांस्ड सेल्स प्राचीन महासागर में बढ़ते रहे और वक्त के साथ धीरे धीरे कई कॉम्प्लेक्स प्राणी बनते गए और आखिरकार उससे इंसान बने। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हम इंसानों की शुरुआत किसी वायरस से हुई थी। मुझे यकीन है कि मेरा ज्यादातर जेनेटिक कोड ओरिजिनली किसी वायरस के इंजेक्शन से आया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक वायरस की डिसेंडेंट हूँ। बस कि सिंपल केमिकल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स शरीर बनना कुदरत की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वायरसेस का इंसानों के एवोल्यूशन में अहम योगदान था। करीब 8% इंसानी डीएनए प्राचीन वायरल इन्फेक्शंस की बदौलत है। असल में उनके बिना हम इंसान ही नहीं होते। हमारे दिमाग में एक बहुत प्राचीन वायरल डीएनए है। वो डीएनए जो एक वायरस से आया, वो हमारी मदद करता है। उसके बिना शायद हम बिल्कुल जानवरों की तरह होते। हमारा ये भी मानना है कि वायरल डीएनए ने इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बनाने में हमारी मदद की और हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने की क्षमता दी। प्लैनेट अर्थ 2.5 अरब साल पहले। माइक्रोकॉस्मॉस अर्थ के ओशंस में तेजी से बढ़ रहा है। ये वो दुनिया नहीं है जिसे आज हम जानते हैं। अगर आप वक्त में पीछे जाकर अर्थ को देखें कि वो 2.5 खरब साल पहले कैसी दिखती थी, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तब ओशंस थे और उन ओशंस में लाइफ भी थी, पर तब ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही जानवर थे। तब सिर्फ चट्टानें थी। तो अगर कोई इंसान किसी तरह वक्त में पीछे चला जाता है और अर्ली अर्थ को देखता है तो वो उस पर बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो उम्मीद है वो स्पेस सूट पहने। पर वो एटमॉस्फेयर अर्ली माइक्रोकॉस्मॉस के अरबों निवासियों के लिए बिल्कुल सही था। वो बहुत धीमे थे और हवा में ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी ये शांति जल्दी भंग होने वाली थी। काफी लंबे समय तक अर्थ पर हालात बिल्कुल स्टेबल रहे, पर फिर करीब 2.5 अरब साल पहले एवोल्यूशन में हुई एक गड़बड़ी से सब कुछ बदल गया। उस गड़बड़ी का सबूत इन अजीब पत्थरों में मौजूद है, जो हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स माइक्रोबियल सिटीज की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें जूम करके देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया की कई लेयर्स एक के ऊपर एक मिलेंगी, जैसे हम अपनी बड़ी सिटीज में स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं। ये माइक्रोकॉस्मिक बिल्डिंग्स सायानोबैक्टीरिया से भरी हुई हैं। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। आज ये हमारे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का एक जरूरी हिस्सा है। 2.5 अरब साल पहले ये बहुत क्रांतिकारी था। ये तब हुआ जब स्ट्रोमेटोलाइट्स में मिलने वाले प्राचीन सायानोबैक्टीरिया ने म्यूटेट किया। इस म्यूटेशन की मदद से सायानोबैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी लेकर पानी और कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स बनाने लगे। इससे सायानोबैक्टीरिया को एवोल्यूशन में बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब वो अपनी एनर्जी खुद बना सकते थे। अब वो तेजी से बढ़ते और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। बाकियों के लिए ये एक मुसीबत थी। वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन बनाते। ऑक्सीजन उनके काम की थी नहीं, तो उन्होंने उसे हवा में रिलीज कर दिया और लाखों सालों तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलते रहे थे। ऑक्सीजन नाम का ये बाई प्रोडक्ट बहुत खतरनाक है। ऑक्सीजन को खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है। वो हर किसी के साथ कंबाइन हो जाती है। आपको रस्टिंग के बारे में पता है। आयन पर जंग लगती है क्योंकि ऑक्सीजन उसके मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाती है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं।
तो जब पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई तो वो बहुत खतरनाक थी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के बढ़ जाने से पूरे प्लैनेट पर माइक्रोब्स की प्रजातियां दम तोड़ने लगीं। जब वो हुआ होगा तो उनका मास एक्सटेंशन हो गया होगा। वो एक ग्लोबल मास एक्सटेंशन इवेंट रहा होगा। वो अर्थ की हिस्ट्री में तब तक हुआ सबसे खतरनाक एनवायरमेंटल डिजास्टर रहा होगा। मुझे नहीं लगता आज तक उसके जैसा कोई डिजास्टर हुआ है। वो शायद हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना रही होगी। वो एक बड़ा ऑक्सीडेशन इवेंट था और उसने हमारे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, प्लैनेट को बदल दिया और ऑक्सीजन यहीं पर बनी थी। और फिर बदलाव होने लगा। एक और म्यूटेशन के बाद कुछ बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने मेटाबॉलिज्म में करने लगे और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कदम था। ऑक्सीजन की खास बात यह है कि वो मेटाबॉलिज्म को और तेजी से न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करने देती है, जिससे बॉडीज उन मटेरियल्स को बर्न कर पाती हैं और पहले से ही कहीं तेजी से एनर्जी जनरेट करती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे और उन्हें कई गुना एनर्जी मिलने लगी और वो बाकी ऑर्गेनिज्म से कई ज्यादा इवॉल्व हुए। अब ऑर्गेनिजम्स को इतनी एनर्जी मिल गई जिससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बड़े और मल्टी सेल्यूलर बन गए। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना अर्थ पर लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सच कहूं तो अगर सायानोबैक्टीरिया नहीं होता तो हमारा इस हद तक इवॉल्व हो पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। सिंपल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, सिंगल सेल्ड क्रीचर्स मल्टी सेल्यूलर बन गए। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इकट्ठा होकर एटमॉस्फेयर बनना मल्टी सेल्यूलर एनिमल और लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ और वो अर्थ के सबसे जरूरी इवेंट्स में से एक था। उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर और उसकी जियोलॉजी पूरी तरह से बदल गई होगी और यहीं से ग्रीन अर्थ की शुरुआत हुई होगी। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने हमारे एवोल्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे एक कॉम्प्लेक्स दुनिया बनी। अब करीब 2 अरब साल बाद माइक्रोकॉस्मोस हमें जीवित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में जो ऑक्सीजन है वो आखिर आती कहां से है? हम ये सोचते हैं कि वो जरूर प्लांट से आती होगी और अक्सर इस सवाल का जवाब होता है रेन फॉरेस्ट, लेकिन ये जवाब अधूरा है। असल में हमारे एटमॉस्फेयर की ज्यादातर ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। 2020 में अर्थ की सैटेलाइट इमेजेस में ओशियंस में घूमते हुए पैटर्न्स नजर आए। ये वो माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो इकट्ठे ही अर्थ के सभी रेन फॉरेस्ट के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। रेन फॉरेस्ट से अर्थ की 30% ऑक्सीजन जनरेट होती है, जबकि फाइटोप्लैंक्टन अर्थ की 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आज भी जब आप सांस लेते हैं तो वो माइक्रोकॉस्मोस के प्रोडक्ट्स होते हैं। माइक्रोकॉस्मोस की जरूरत के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और साथ में सांस भी ले रही हूँ। ये मुमकिन नहीं हो पाता प्लैनेट के सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बिना। माइक्रोकॉस्मोस ने हमें जीवन दिया है, पर वो इसे हमसे छीन भी सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से कई जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस पनप रहे हैं। क्या हम एक माइक्रोकॉस्मिक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का सामना करने वाले हैं? साइबेरिया में इस वक्त बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे हजारों सालों तक बर्फ में छिपी जमीन अब उभरने लगी है। जैसे जैसे पोलर फ्रॉस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ पिघल रहा है, वो पैथोजेंस भी रिलीज कर सकता है जो पिछले हजारों सालों से उस बर्फ के अंदर कैद थे। 2014 में रिसर्चर्स ने यूएसए से भी बड़े साइबेरिया के इस बर्फीले इलाके को स्टडी किया। मैंने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं जिनमें साइंटिस्ट बर्फ में खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ बहुत पुराना और खतरनाक मिल जाता है। साइंटिस्ट्स उस इलाके की जमीन के सैंपल्स को लैब में ले गए और उसकी जांच की। जांच में उन्हें एक फ्रोजन एंशिएंट वायरस मिला।
एक वायरस जो पिछले 30,000 सालों से बर्फ के अंदर कैद था। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह है जिसमें किसी साइंटिस्ट को कुदरत का कोई भयानक राज पता चल जाता है, वो उसे निकाल देता है और फिर पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह उस टीम ने वायरस को एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा को फीड किया, ये देखने के लिए कि हजारों साल तक जमे रहने के बाद भी ये काम करता है या नहीं। वायरस जाग गया, उसने अमीबा पर हमला किया और रेप्लिकेट होने लगा। उस एंशिएंट वायरस को फिर से जिंदा करना मुर्दों को जगाने जैसा था। साइंटिस्ट्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये ज़ॉम्बी वायरस क्या कर सकता है। वो वायरस बाकी वायरसेस से बहुत ज्यादा अलग है। वो नॉर्मल वायरसेस के मुकाबले बहुत बड़ा था। शायद इतना बड़ा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था, कभी भी नहीं। ये बाकी वायरसेस के मुकाबले बहुत बड़ा जायंट है। ये इतना बड़ा है कि ये वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसा दिखता है। इन जायंट वायरसेस को हम बुलाते हैं मीमी वायरस के नाम से, क्योंकि ये बाकी क्रीचर्स को मिमिक करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ये वायरस बैक्टीरिया की नकल अपने जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट की वजह से करते हैं। इसमें 900 जीन्स हैं, जो एक रेगुलर वायरस के मुकाबले 8 गुना है। वायरसेस बहुत सिंपल होते हैं, उन्हें फंक्शन करने के लिए ज्यादा जीन्स की जरूरत नहीं होती, पर इस वायरस के अंदर जरूरत से ज्यादा जीन्स मौजूद हैं। वो इतने सारे एक्स्ट्रा जीन्स के साथ कर क्या रहा है? हमें अब दूसरे मिमी वायरसेस भी मिल गए हैं। 20 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कॉम्प्लेक्स वायरस हो सकता है। हमें अब भी नहीं पता कि इसके एक्स्ट्रा जीन्स क्या करते हैं। इस तरह का वायरस अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर सकता है, जो इसे वायरस से ज्यादा एक बैक्टीरिया बनाता है। अब क्योंकि इसमें इतने सारे जीन्स मौजूद हैं, इसलिए ये वायरस की तरह बिहेव करता ही नहीं है। हम नहीं जानते कि साइबेरियन मिमी वायरस को अगर रिलीज किया गया तो वो किस तरह बिहेव करेगा, और भले ही वो सिर्फ अमीबा पर अटैक करता है, हो सकता है बर्फ में और भी कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स वायरसेस दबे हुए हों, वो खतरनाक हो सकते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ पर ऐसे कई बड़े रीजन्स हैं जो अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं, और ऐसा हो सकता है कि गर्मी ज्यादा बढ़ने से जब बर्फ पिघले तो ये वायरसेस एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएं, और ये वायरस मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं।